हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहां पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 16 है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमारा जो एक कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पड़ी होती है, डाइपोल ऐसे पड़े होते हैं, रेंडमली कहीं भी पड़े होते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर ये रेंडमली कहीं भी पड़े होते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दें तो इस अलग चेंज कर लेते हैं अपनी शेप। अगर इसके अंदर से हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक यहाँ से एक ई एक्सटर्नल लगाई, तो यहाँ पर जो ये चार्जेस रेंडमली पड़े थे ये इस तरह अलाइन हो जाएंगे, एक इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह अलाइन हो जाएंगे। इस साइड पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इसको बोलेंगे ई इंड्यूस। ये हमने कंडक्टर्स के अंदर भी देखा था, लेकिन जो कंडक्टर्स के अंदर थी वो ई इंड्यूस और ई इलेक्ट्रिक बराबर थी। लेकिन यहाँ पर ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस अलग अलग है। ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस से कैपिटल है। जो ई नेट आएगी यहाँ पर, ई नेट, वो होगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। ये पोल्स पे आ जाती है चार्जेस, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस effect is called polarization of dielectric। यहाँ पर इसने एक पोलराइजेशन कर ली दोनों पोल्स का चार्जेस को लाके। अब ये जो पोलराइजेशन होता है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पी। डाइपोल मूवमेंट स्मॉल पी होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम किसी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं वो हमारी डेंसिटी हो जाती है। ये हो जाएगी पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। इसका मैग्नीट्यूड पोलराइजेशन डेंसिटी होगा। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, पोलराइजेशन की डायरेक्शन सेम होगी। ये है तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, एक डाइपोल मूवमेंट है इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड अपॉन में वॉल्यूम, ये होती है पोलराइजेशन डेंसिटी। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय पी। ये सीधा पी से डिनोट होता है। यहाँ पर हमारा वेक्टर था, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए सीधा पी से डिनोट होता है। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट था इसका हमारा फॉर्मूला था चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज को यहाँ पर क्यू और सेपरेशन जो है वो हो जाएगा डी। चार्ज को क्यू, सेपरेशन को डी। चार्ज को क्यू, सेपरेशन को डी। चार्ज इंटू सेपरेशन क्यू डी अपॉन वी। ये वी आ जाएगा, क्यू डी अपॉन वी। वी को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस, तो क्यू डी अपॉन में ए डी आ जाएगा। ये डी से डी कट जाएगा। यहाँ पर हमारा निकल कर आया क्यू ए। जो क्यू ए है वो सिग्मा के भी इक्वल होता है, जो सिग्मा के भी इक्वल होते हैं। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, दस पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी is the charge induced per unit surface area। यहाँ पर ये चार्ज निकल के यहाँ पर पी इंड्यूस्ड है, ये चार्ज भी इंड्यूस्ड होगा। एक चार्ज कितने एरिया के अंदर इंड्यूस हुआ है उसको कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इसको हम काई से डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। ये होती है क्षमता की, एक चार्ज की क्षमता कितनी होती है, सेंसिटिविटी कितनी है। इफ द ई नोट इज नॉट लार्ज, इफ द ई इज नॉट लार्ज, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है अगर ये छोटी सी है, बड़ी नहीं है, then the polarization is proportional to the resultant field E existing the dielectric, that is,
जो अगर ई नोट लार्ज नहीं है, ये जो पोलराइजेशन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो वो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमारे कांस्टेंट आता है काई एप्सिलॉन नॉट। काई एप्सिलॉन नॉट वेयर काई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो काई होता है इलेक्ट्रिक इसका कांस्टेंट होता है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, अब यहाँ से हम काई की वैल्यू निकाल सकते हैं। काई इज इक्वल टू, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट। ई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमारी एक और डेफिनेशन निकल के आती है इसकी, जो कि है the ratio of polarization of dielectrics, the ratio of polarization of dielectrics to the epsilon naught times E। epsilon naught times E मतलब epsilon naught times E। epsilon naught को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करा है। इस called the polarization of dielectrics या electric susceptibility of the dielectric, is called electric susceptibility of the dielectric। like P also, P like P, जैसे P था हमारा पोलराइजेशन, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। द डाइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट काई आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी जिनका ये काई कांस्टेंट होता है, जिनका काई कांस्टेंट होता है उनको हम कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, तो जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आता है काई और साथ में मल्टीप्लाई आता है ई नोट, और यहाँ से आ जाता है P इज इक्वल टू ई नोट काई ई। अब काई की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा P अपॉन ई नोट ई। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आता है, दैट the ratio of polarization, the ratio of polarization to the epsilon naught times E, to the epsilon naught times E is called the electrical susceptibility of the dielectric। और ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को दिखाती है, और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उसको कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी एक इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वो अपने एटम के अंदर ये जो प्लस माइनस दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं इनको होल्ड करके रख सकता है। कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है, इसकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखी जाती है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ से एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, then the outer electrons may get detached from their parent atom। एक टाइम ऐसे आएगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्लस ये माइनस ये ऐसे हो जाएंगे प्लस माइनस, और एक टाइम आएगा जब ये पेरेंट एटम से एकदम अलग हो जाएंगे, प्लस माइनस अलग अलग टूट जाएंगे। द डाइलेक्ट्रिक देन बिहेव लाइक अ कंडक्टर। अब ये टूट टूट के इधर उधर हो जाएंगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे, जैसे हमने क्लाउड्स के केस में देखा था। जो क्लाउड्स होते हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनके बीच में, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। अगर क्लाउड्स ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना रखा है, क्लाउड्स ने पॉजिटिव चार्ज बना रखा है और नीचे अर्थ है, अर्थ ने यहाँ पर इंसुलेटिंग से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना लिया, ये जो शेप है ये ऐसे हो जाएगी इसकी, इस साइड नेगेटिव आ जाएगा इस साइड पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ जाएगी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये क्या होंगे, ये थोड़ी देर बाद इस इंफिनिटी शेप के बन जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे की साइड पॉजिटिव आ जाएगा। और जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनी रहेगी तो ये लास्ट में टूट के अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली गिर जाती है और नीचे जो भी होता है वो जल जाता है, इसलिए ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जो ये फिनोमिना होता है ये टूटने का, ये पेरेंट एटम से अलग अलग होने का प्लस माइनस में, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एक लिमिट होगी जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पाएगा। अब जो ई मैक्स होगी यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये झेल पाएगा बिना ब्रेक डाउन करे, इस पोजीशन तक आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये ब्रेक डाउन कहेगी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, जो कि होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम एसआई यूनिट होती है, लेकिन इसकी जो हम प्रैक्टिकल एसआई यूनिट यूज करते हैं वो होता है किलो वोल्ट एम एम माइनस वन। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर। अगर हमने कोई दो प्लेट्स ले रखी है, इनके अंदर इनके बीच में अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड कर दूं
जिसका मैं डाइलेक्ट्रिक के लेता हूँ, इसका ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसके अंदर दो केस बनते हैं। सबसे पहला आता है जब हमारी बैटरी डिस्कनेक्टेड है। बैटरी डिस्कनेक्टेड अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो एक होता है पोटेंशियल चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा और एनर्जी स्टोर पे इफेक्ट पड़ेगा। इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पोटेंशियल है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, जैसे डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्यू हमारा सेम रहेगा, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है तो ये डिवाइड हो जाएगा। कैपेसिटेंस Q इज इक्वल्स टू CV, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q सेम है, V बाई K हो जाएगा। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V बाई K, V डैश हो जाएगा ये वाला, V बाई K, ये पूरा ऊपर चल जाएगा K, तो ये आ जाएगा K Q बाई V। और ये C डैश है, ये Q बाई V C था, C डैश इज इक्वल्स टू K C, तो ये इंक्रीज हो जाएगा K टाइम, ये आ जाएगा K C। इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू ED, ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू V बाई D, V बाई K, ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू V बाई K, V डैश बाई K, E डैश अपॉन D, ये D यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E डैश आ जाएगा V डैश अपॉन KD, तो ये E डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई K V डैश बाई D, और जो ये V डैश है ये E आ जाएगा, यहाँ पर E डैश इज इक्वल्स टू V बाई D आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा नॉर्मल E, जो E था ये आ जाएगा E, और यहाँ पर ये 1 बाई K से मल्टीप्लाई हो गई थी E बाई K, ये जो E है ये हो जाएगा E बाई K। अब हमारा लास्ट बचा है जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब C जो था हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, C जो था वो इंक्रीज हुआ था कितने टाइम्स, K टाइम्स, तो KC, और जो V है वो डिक्रीज हुआ था कितने टाइम्स, V बाई K टाइम्स, इंटू V बाई K, इसका स्क्वायर इसलिए V बाई K दो बार आ जाएगा, V बाई K, एक C से एक C कट जाएगा, एक K से एक K कट जाएगा, ये जो एक K है इससे एक K कट जाएगा, U आ जाएगा हाफ K C, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1 बाई K हाफ CV स्क्वायर। ये जो हाफ CV स्क्वायर है ये नॉर्मल एनर्जी थी U डैश, तो आ जाएगा ये 1 बाई K U, ये हो जाएगा U बाई K, जो U डैश आएगा नया चार्ज आएगा, नई एनर्जी स्टोर आएगी, वो आएगी K टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा और ये दोनों भी डिक्रीज करेंगे। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं जब बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्ट कर दी, इसके अंदर हमने बैटरी अब कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, अगर हम किसी प्लेट्स के अंदर बैटरी कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रहता है वो दोनों साइड सेम रहता है। तो पहला पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम, तो सेम को मैं लिख देता हूँ V नोट, जो सेम पोटेंशियल उसको मैं V नोट लिख लेता हूँ। अगर पोटेंशियल सेम है तो E इज इक्वल टू V बाई D, पोटेंशियल सेम है तो ये V नोट बाई D, ये आ जाएगा E नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। अब तीसरी चीज आती है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होती है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट A बाई D, एप्सिलॉन नोट A बाई D, या Q इज इक्वल टू CV से आ जाएगी C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर ये Q बाई V है, यहाँ पर पोटेंशियल हमारा सेम था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V नोट, Q अपॉन V नोट। यहाँ पर चार्ज की देखेंगे, चार्ज हमारा इसके अंदर इंक्रीज करता है, तो ये आ जाएगा K Q बाई V नोट। यहाँ पर ये कैपेसिटेंस आ जाएगी KC, कैपेसिटेंस यहाँ पर भी इंक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस यहाँ पर भी इंक्रीज करेगी। अब आते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पर V क्या था, V नोट, Q इज इक्वल टू C KC था और V था V नोट, ये आया तो K C V नोट, C V नोट Q बन जाएगा Q नोट, और ये K सेम रहेगा तो Q भी इंक्रीज हो जाएगा K Q नोट टाइम्स, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब
फिफ्थ आता है लास्ट एनर्जी स्टोर, U इज इक्वल टू हाफ C नोट V नोट स्क्वायर, C नोट V नोट स्क्वायर, C नोट कितना आया है KC हाफ, V नोट स्क्वायर, V नोट सेम था V सेम था, तो यहाँ पर आ जाएगा K हाफ CV स्क्वायर, ये जो हाफ CV स्क्वायर है ये आ जाएगा U, KU, यानी जो एनर्जी स्टोर है ये भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, ये भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हमने कैपेसिटर प्लेट्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, के अंदर कनेक्ट कर दिया एक बैटरी जिसका V वोल्टेज है। सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो हो जाता है डिवाइड, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और Q रहता है सेम, Q सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। इसका मैं C1 C2 C3 ये इसका कैपेसिटेंस लेता हूँ, वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो जाएगा V1 V2 V3 और जो चार्ज है वो सेम रहेगा Q Q Q, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब जिस चीज से जो चीज डिवाइड हुई है उससे स्टार्ट करते हैं। V डिवाइड हुआ है तो V नेट आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पोटेंशियल तीनों में डिवाइड हुआ है तो अगर तीनों को ऐड करूंगा वो सेम पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C, Q बाय C यहाँ पर हर जगह पुट करेंगे, चार्ज सेम रहेगा तो V नेट यानी Q बाय C, Q बाय C सीरीज इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 और ये आगे तक चलता जाएगा। अगर Q दोनों साइड से कॉमन ले ली तो ये हो जाएगा 1 बाय CS इज इक्वल टू Q कॉमन लिया इसके अंदर भी 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय CN तक चलता जाएगा। Q से Q कट जाएगा और जो कैपेसिटेंस आएगा फाइनल सीरीज के अंदर वो आएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये N तक चलता जाएगा, 1 बाय CN तक चलता जाएगा। ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज के अंदर ऐसा रेजिस्टेंस होता है हमारा सीरीज के अंदर, रेजिस्टेंस अगर निकालना सीरीज के अंदर वो होता है डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर कुछ ऐसा दिखता है और पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की कर ली, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है और जो चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये एक बैटरी है जिसका कुछ पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ पर C1 C2 C3 तीन कैपेसिटेंस लिए, तीनों के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा और चार्ज जो होगा वो Q1 Q2 और Q3 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला है, तो Q को CV के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड हुआ है उसको पहले पुट करेंगे तो Q नेट वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पर अगर ये जो चार्ज था ये तीन के अंदर डिवाइड हुआ, अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो वापस Q नेट आ जाएगा, Q की जगह था CV नेट, C1 CV नेट, C पैरेलल V नेट, CV नेट इज इक्वल टू V, CV होगा CV हमारा 3 है, C1V पोटेंशियल सेम है, C2V पोटेंशियल सेम है, C3V पोटेंशियल सेम है, ये दोनों साइड से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा CP इज इक्वल टू V, इस साइड से भी कॉमन लिया C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगा, जो C पैरेलल आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये प्लस CN तक चलता जाएगा, प्लस CN तक चलता जाएगा। कैपेसिटेंस पैरेलल के अंदर ऐसा दिखता है, जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल का वो होता है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1 बाय RP प्लस 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स की तरफ। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है दो कैपेसिटर व्हेन टू कैपेसिटर्स मीट। जब दो कैपेसिटर मिलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम दो अलग अलग कैपेसिटर बनाते हैं, ये कैपेसिटर बनाया इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव, इसका जो चार्ज है इसको Q ले लेता हूँ C1 V1,
C1 V1 इसका कैपेसिटेंस और वोल्टेज, ये हो जाएगा पहला कैपेसिटर। दूसरे वाला ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, चार्ज Q बैटरी से कनेक्ट किया, C1 C2 V2। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम पैरेलल के अंदर मिलाएंगे, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो पैरेलल के अंदर मिलाएंगे, ये पैरेलल के अंदर मिला है और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट होगी। जैसे ही एक बैटरी आ जाएगी, इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल आएगा, जो पोटेंशियल हो जाएगा, जो V हो जाएगा वो आ जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा कॉमन होके, और जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के अंदर, ताकि पोटेंशियल कॉमन हो जाए। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना होता है, अगर दोनों साइड, ये पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव से मिली और नेगेटिव की साइड नेगेटिव से मिली है, तो जो VC आता है, इसकी डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करना है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से मिला, नेगेटिव नेगेटिव से मिला, तो VC आता है C1 V1, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अगर इसकी जगह ये ऑपोजिट चार्ज से मिलते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से मिल गया और नेगेटिव पॉजिटिव से मिल गया, तो फिर जो VC आता है वो आता है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स। मैंने दो प्लेट्स ली है, एक पॉजिटिव चार्ज की, एक नेगेटिव चार्ज की। इनके अंदर मैंने आधे के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, जिसका E होगा E/K। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी E/K, और इस पूरे का डिस्टेंस है D। यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड E आ रही है। अब ये जो E आ रही है, इससे हमें क्या निकालना है, C निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। Q इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। C इज इक्वल टू Q बाई V इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल होता है ED, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग जगह पे, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम E की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहाँ पर फैली हुई है, D माइनस T पे। अगर इस D में से इस T वाले को हटा दे, तो ये पूरी E आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा D माइनस T प्लस E बाई K। ये E बाई K, ये वाली, ये कितने के अंदर है, T के अंदर है, तो ये T से मल्टीप्लाई हो जाएगा V। दोनों के अंदर E कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K, प्लस T बाई K, ये आ जाएगा। V इज इक्वल टू, E क्या होता है, E दो प्लेट्स के बीच में हमने पढ़ा था, Q A बाई एप्सिलॉन नोट, A एप्सिलॉन नोट बाई A एप्सिलॉन नोट बाई D हमने पढ़ा था, A एप्सिलॉन नोट D बाई हमने पढ़ा था, Q A एप्सिलॉन नोट निकाल लेते हैं एक बार। ये दो प्लेट्स है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पे होगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। जो सिग्मा होता है वो होता है Q बाई A, तो ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नोट, Q बाई A एप्सिलॉन नोट, Q बाई A एप्सिलॉन नोट, D माइनस T प्लस T बाई K। ये आ गया V की वैल्यू, ये V की वैल्यू आ गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाई K। अब बात करेंगे हम कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, Q एज इट इज V की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q अपॉन में पूरे में डिवाइड हो रहा है A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q कट जाएगी, A एप्सिलॉन नोट D, A एप्सिलॉन नोट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाई K। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये है हमारा इंसुलेटर के लिए, ये हमारा इंसुलेटर के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड्स के अंदर पूछी जाती है। और पार्शियली फील्ड कंडक्टर, और को फिल करें हम, और पार्शियली फील्ड कंडक्टर्स, अगर कंडक्टर्स को फिल करें तो क्या आएगा, कंडक्टर्स को अगर फिल करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, कंडक्टर्स का जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इंफिनिटी होता है, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाई, अब K इंफिनिटी तो इंफिनिटी, अगर किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं वो जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट D माइनस T। ये था ये वाला टॉपिक। अब चलते हैं अगले कुछ तीन टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों, इन दोनों का डिस्टेंस से
डिस्टेंस अलग अलग है, ये D1 और ये D2, ये वाला डिस्टेंस D2, इसका D2 है, इसका D1 है। अब ये पैरेलल के अंदर, ये सीरीज के अंदर, इसका कैसे पता चलेगा? अगर एरिया सेम हो, एरिया सेम हो और डिस्टेंस वेरी करता हो, डिस्टेंस वेरी, तो वो होता है हमारा सीरीज के अंदर। डिस्टेंस वेरीज, एरिया सेम। अगर एरिया वेरीज, पैरेलल के अंदर, अगर एरिया चेंज होता रहे और डिस्टेंस सेम रहे तो वो होता है पैरेलल। अगर एरिया सेम रहे और डिस्टेंस वेरी करे तो वो होता है सीरीज। अब इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं हम। अभी इसका एरिया सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये सीरीज के अंदर होगा, तो इसके सीरीज के अंदर तोड़ लेते हैं। ये आ जाएगा K1, ये आ जाएगा K2, K1 K2। अभी सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर हमने पढ़ा था जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पर सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर 2 है इसलिए C2 तक, अगर और ज्यादा होते जाएंगे C3 C4 वो सारे प्लस होते जाएंगे। C की जगह ये वैल्यू पुट करते जाओ, 1/CS, 1/C1, K1 है, एप्सिलॉन नोट A सेम है, D1 है, प्लस 1/K2 एप्सिलॉन नोट A/D2। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट A कॉमन आ गया, 1/CS या 1/K1 अपॉन में D1 प्लस 1/K2 अपॉन D2। ये जो D2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट A, 1/एप्सिलॉन नोट A D1/K1 प्लस D2/K2। अगर और ज्यादा होंगे तो और ज्यादा इसके अंदर प्लस होते जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ जहां पर ये पैरेलल के अंदर जोड़े गए हैं। पिछला हमारा आया था 1/CS इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट A D1/K1 प्लस D2/K2। ये 1/CS आया है, अगर CS निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A D सीरीज का पूरा फाइनल आंसर। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमारा एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज यानी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस जो है वो सेम है। एरिया चेंज कर रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो अब इसके अंदर हम सोल्व कैसे करेंगे? अगर एरिया चेंज और डिस्टेंस सेम है तो हमें पता चल गया ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर ले जाता हूँ और एक यहाँ पर आ जाएगा कैपेसिटेंस। ऊपर वाले का एरिया A1 है और K1 है, इसका ये पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर बैटरी से कनेक्ट कराए, अगर बैटरी से कनेक्ट कराए तो इसका पोटेंशियल V सेम रहेगा, V पोटेंशियल सेम रहेगा। नीचे वाला आ जाएगा K2, D भी सेम रहेगा दोनों का, ये भी D। जो C होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नोट A/D। और जो अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते तो ये K से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारा पैरेलल के अंदर, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पर दो की बात करेंगे तो C2 तक लेंगे। Cp इज इक्वल टू C1 क्या होगा, ये वाला C1 होगा, ये होगा K1 एप्सिलॉन नोट A1/D प्लस K2 एप्सिलॉन नोट A2/D। इन दोनों को अब इनके अंदर से एप्सिलॉन नोट बाई डी कॉमन ले लेंगे। Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाई डी, K1 A1 प्लस K2 A2। अगर ज्यादा होंगे तो K3 A3 ऐसे ऐड होते जाएंगे। ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे लास्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हम सीरीज और पैरेलल दोनों का एक साथ मिक्सचर देखेंगे। अब चलते हैं आज के लास्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर पैरेलल और सीरीज दोनों दिए गए हैं, दो डिस्टेंस दिए गए हैं D1 D2। पहले इन दोनों को देखते हैं। ये जो दोनों है ये दोनों सीरीज के अंदर होंगे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एरिया सेम है। ये वाले होंगे सीरीज के अंदर, ये वाला ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पहले वाला ऐसे ब्रेक हो जाएगा, बाद में होंगे ये दोनों पैरेलल के अंदर।
पैरेलल के अंदर इनके अंदर एरिया चेंज हो रहा है और डिस्टेंस सेम है। पैरेलल के अंदर ब्रेक करने के लिए इस वायर को मैं ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पर पैरेलल के अंदर ब्रेक कर देता हूँ। ये पैरेलल के अंदर ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों पैरेलल को सोल्व करके एक सीरीज आएगा। यहाँ पर सीरीज वाला सेम रहेगा, यहाँ पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट ए K1 A1 प्लस K2 A2। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो यहाँ पर बाहर वो वाला कॉमन रह जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। और जो यहाँ पर सीरीज आएगा इसके अंदर भी हमारा सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा और ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और उसके साथ ये वाला हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।